महत्वपूर्ण हस्ताक्षर नरेंद्र जी यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं और उनके सम्मुख कथा साहित्य के उतने ही महत्वपूर्ण आलोचक सभागार में वीरेंद्र यादव जी हैं। तो इस अवसर पर अमरकांत जी पर बात करना निश्चित रूप से हम लोगों के इस महाविद्यालय परिवार के लिए भी आह्लाद का क्षण है और इसकी बड़ी अच्छी शुरुआत मनोज जी ने, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने की है। आप ही की माटी की उपज हैं और आप सब जानते हैं कि मनोज जी, हम लोग कहते हैं कि अगर 1 घंटे पहले इनको कोई टास्क दिया जाए तो मनोज जी उसको भी बड़ी ऊंचाई से, बड़ी गरिमा से उस पर भी वक्तव्य दे सकते हैं। ये क्षमता है। बहुत सारे केंद्रों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी व्यस्तता अपनी जगह है ही। अब मैं इसके पहले कुछ बात करूं। देखिए, यह बात सही है कि जब अमरकांत पर चर्चा शुरू होती है तो प्रेमचंद स्वाभाविक रूप से याद आते हैं और कई बार बहुत सपाट तरीके से ये कह दिया जाता है कि प्रेमचंद के विकास की जो परंपरा थी वह अमरकांत में दिखाई देती है। कई बार मुझे लगता है कि यह थोड़ा अतिरंजित है और हमें दोनों के साथ ऐसे वक्तव्य दे करके हम न्याय नहीं कर सकते। दोनों के बीच निश्चित रूप से समानताएं होंगी, लेकिन कहां पर अलगाव होता है। देखिए, प्रेमचंद की रचनात्मकता के भीतर उनके प्रगतिशीलता के मूल्य निर्मित होते हैं, लेकिन जब अमरकांत की चर्चा आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रगतिशील मूल्यों के भीतर से उनकी रचनात्मकता के आधार निर्मित होते हैं। जब प्रेमचंद लिख रहे थे, किसी प्रकार का कोई प्रगतिशील आंदोलन या इस तरह का आंदोलन नहीं था। जो हुआ बहुत आखिर अंतिम समय की बातें रही, लेकिन अमरकांत की शुरुआत ही उस आंदोलन से जुड़ करके होती है और प्रगतिशील लेखक संघ में जो पहली बार जो कहानी लिखते हैं, इंटरव्यू कहानी, उसके पाठ से होती है। तो इसका मतलब ये है कि अमरकांत को जब हम पढ़ते हैं या अमरकांत पर जब हम सोचते हैं तो उनकी समग्र, उनके उपन्यास, उनकी जो कहानियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बार बार ये लगता है कि अमरकांत एक खास मूल्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक खास वैचारिकी के भीतर उनकी तैयारी है और यही अमरकांत की सबसे बड़ी ताकत रही। अमरकांत में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहा और जाहिर सी बात है कि जब देश आजाद हुआ तो जो राष्ट्रीयता की बातें थी वो उनके लिए किनारे हो चुकी थी। उनके लिए राष्ट्रीयता से, राष्ट्रीय अनुभूतियों से अधिक जीवन मूल्य ज्यादा कीमती हो चुके थे, जिसमें कि रोजगारी की स्थिति थी, जिसमें कि तमाम तरह के नौकरियों को बनाने की स्थिति थी, जीवन कैसे चले। तो इस तरह की जो समस्याएं अमरकांत के सामने थी, इसलिए अमरकांत समकालीन जीवंत समस्याओं के बड़े रचनाकार रहे। इस रूप में अमरकांत को आज मैं याद करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब हम लोग इसको कहते हैं, देखिए, दोनों ने कहानियां लिखी, दोनों ने मूल्यवान उपन्यास लिखे। अब प्रेमचंद के उपन्यास और रचनाओं के बारे में आप सब जानते हैं। इस पर अभी चर्चा आगे होगी जब वीरेंद्र जी का सत्र होगा। लेकिन आप देखिए कि उनका जो उनकी ये सुंदर पानी की पतोहू है, सूखा पत्ता है, ग्राम सेविका है, ये सब जो उनके उपन्यास है वो भी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेमचंद मुख्यतः उपन्यासों के रचनाकार रहे, अमरकांत मुख्यतः कहानियों के रचनाकार रहे। यह भी है। इसका मतलब मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूँ। वहां आप कह सकते हैं प्रेमचंद के यहाँ सब बड़ी बड़ी कहानियां हैं, लेकिन मुख्यतः जो उनकी ताकत रही वह उपन्यास और उपन्यास और इनकी। इसका मतलब ये है उपन्यासों में जो फैलाव की स्थितियां रही वह प्रेमचंद में ज्यादा थी। प्रेमचंद में रचनात्मक फैलाव ज्यादा दिखता है, लेकिन अमरकांत में रचनात्मक संघनन, जिसे कंडेंस आप कहते हैं, वह ज्यादा दिखता है। और जब आप इस रूप में आप देखेंगे तो उनकी कहानियां, अमरकांत की कहानियां
प्रेमचंद के उनके उपन्यासों की तुलना में ज्यादा ताकतवर हैं। इस रूप में मैं केवल ये बातें, क्योंकि ये बातें बार बार आती हैं कि प्रेमचंद और अमरकांत से मैं जो मैं समझ पाया, मैं उसके बारे में आपके सामने रखा। प्रेमचंद, अमरकांत की जहां तक बात है, अमरकांत से हमारा व्यक्तिगत बहुत मिलना जुलना हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब अध्ययन कर रहे थे इलाहाबाद में, वह दौर ही एक दूसरा था जब इलाहाबाद ये मैं 80 लेट 80 और अर्ली 90 के डिकेड की बातें कह रहा हूँ। हम लोग हॉस्टल में और एमए के छात्र थे, और जब एक घटना हुई कि प्रेमचंद ये अमरकांत से मिलने के लिए वीर बहादुर सिंह आ रहे हैं, आप सब जानते हैं ये 87 की घटना है, और मीडिया में और खबरों में इसको खूब प्रचार किया कि एक लेखक, तो हम लोग तब साहित्य में बहुत रुचि नहीं थी, शिविर में मैं एमए का छात्र था, तो ये लगता था कि कोई लेखक भी इतना बड़ा हो सकता है कि राज्य का मुख्यमंत्री उससे मिलने आए। उस जमाने की बातें थी, लेकिन बहुत सारी चीजें थी, और हॉस्टल में इस तरह की बातें होती। भाई अमरकांत, तो अमरकांत से के बारे में मैं बहुत जानता नहीं था, और हम लोग बस ये था कि हॉस्टल में रहते थे, तो वह जो कि जैसा कि प्राचार्य जी ने कहा कि वह समय 80s का डिप्टी कलेक्टरी का समय था इलाहाबाद का, यानी वो सारा कलेक्टर 90 अभी भी है, लेकिन 80-90 के दशक में वहाँ जो पढ़ने जाता था वो है यूपीएससी, पीसीएस के बारे में तो लोग हिकारत से देखते थे। पीसीएस तो तब कोई, यानी पीसीएस की परीक्षा लोग चोरी, डिप्टी कलेक्टर तो ठीक है, डिप्टी कलेक्टर की बात करते हैं, सच ये था इलाहाबाद में डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वो कहानीकार का अपना एक विजन है, तो वो सारा का पूरा हॉस्टल सारा कुछ था। तो वो चर्चा थी। इसके बाद 92 में जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, तो 93 में फिर पहली बार उनसे 93 में उनसे मिला था, और उनसे मिलते हुए फिर बहुत सारी बातें हुई। तो पूछा क्या पढ़ा है तुमने, तो उनसे मिलने के इलाहाबाद में परंपरा थी, आजकल नहीं है कि अब बगैर तैयारी के जब हम लोग अपने रचनाकारों से मिलने जाते थे तो उनके बारे में पूरी सूचना रखते थे। ये आप छात्रों के लिए भी, आप किसी लेखक से मिलने जा रहे हैं, आपने उसका कुछ पढ़ा, तो संवाद कैसे होगा, तो संवाद के लिए जरूरी उसकी रचनाओं के बारे में जानिए, उनकी कुछ रचनाओं को पढ़े रहिए, तब न संवाद, तब तो कम्युनिकेशन होगा। तो ये सब सारी चीजें थी। फिर वही बातें आई कि डिप्टी कलेक्टरी की बातें, दोपहर का भोजन की बातें, तो छोटी छोटी बातें हुई। फिर अमरकांत ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि देखो क्या लिखते हो, तो मैंने कहा कि कविताएं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ। तो कहानी क्यों नहीं लिखते, तो मैंने कहा कहानी भी लिखूंगा। तो गोरख जी, मैंने उस समय 90s में कई कहानियां लिखी, लेकिन बाद में कहानी से मैंने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि हमारा मन कहानी में नहीं लगा, फिर कविता में। लेकिन कई कहानियां ज्ञानोदय में उस समय बड़ी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। एनीवे, बात जो कहना चाहता हूं कि एक लेखक से मिल करके एक नया जो छात्र है या नए जो उभरते हुए लेखक क्या सीख सकते हैं, क्या चीजें वहां पर आती हैं। 2 बातें उन्होंने मुझसे कही थी कि देखो, अगर लेखक बनना हो तो आत्म सजगता, यानी एक सामाजिक सजगता अपनी रचनाओं में जरूर लाना। सामाजिक सजगता दिखनी चाहिए और लेखक का आत्मगौरव दिखना चाहिए। आज के दिन उनकी बात से मैं कहना चाहता हूं कि अमरकांत आत्मगौरव और सामाजिक सजगता के बड़े रचनाकार थे, और यही उनकी रचनात्मक अवदान की सबसे बड़ी खूबसूरती रही है। इसी के साथ मुझे कई बार जब उनके कुछ रचनाओं का जिक्र डॉक्टर मनोज ने किया है, कुछ मैं भी रचनाओं का जिक्र करूंगा संक्षेप में। लेकिन जब उनके कहानी, क्योंकि मैंने लगभग उनके सभी उपन्यास और कहानियां पढ़ी हैं, तो उसमें बहुत लंबा समय जाएगा। लेकिन जब मैं पूरा पढ़ता हूँ अमरकांत को महसूस करता हूँ, खास उनकी रचनात्मकता को एब्जॉर्ब करता हूँ, उसको अवशोषित करता हूँ, आप कह सकते हैं, मुझे एक सी बात लगती है कि मुझे एक मध्यम आंच पर खत बताते हुए खत कथाकार के रूप में नजर आते हैं। आंच बहुत मध्यम है, लेकिन खत बता रहे हैं वो ये जो खत बदाहट है, ये जो बुलबुलाहट है मध्यम आंच पर, वह प्रेमचंद से आगे का रचनाकार उन्हें बनाती है। इस रूप में मैं आज मैं अमरकांत जी को याद करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि उनका जो है एक, जैसा कि मनोज जी ने भूख का, उनकी रचनाओं का जिक्र किया, मैं भी उनको भूख की सामाजिकता का बड़ा रचनाकार मानता हूं, जिसके कुछ
इसका संकेत मैं आगे अपनी बात में करूंगा मैं। और जब मैं उनकी भूख, उनकी बेचैनी, उनकी खदबदाहट के बारे में चर्चा करता हूँ तो मुझे हिंदी कविता के रघुवीर सहाय नजर आते हैं। चूंकि हम लोग तो इस कोई तुलना रघुवीर सहाय और अमरकांत से नहीं है, इतने पीढ़ी वही है, लेकिन हिंदी कविता ने जो बेचे, क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि दोनों अखबार पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। सैनिक अखबार से शुरुआत किया था 50 में अमरकांत ने आगरा से, जिसमें पहली कहानी उनके इंटरव्यू छपी थी, जिसको कि पहली बार प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठी में पढ़ा गया था। उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, तमाम सारी चीजें, एक तो ये चीज थी। और उस रूप में अगर आप देखेंगे रघुवीर साहब, तो इन लोगों ने जो खबरें थी, जो समाचार समाज में विकसित हो रहे थे, यानी जो कई बार समाचार आ रहे थे, कई बार समाचार मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, निर्मित किए जा रहे थे, तब समाचार निर्मित की प्रक्रिया धीमी थी, जो अब हो गई है। अब तो न्यूज, मैन्युफैक्चर न्यूज आते हैं, आपको पता ही चला कि रियलिटीज क्या है, वास्तविकता क्या है। लेकिन तब जो समाचार आते थे, अमरकांत जैसे रचनाकार उस समाचार की वास्तविकता को रचनात्मकता में रूपांतरित करने की सामर्थ्य विकसित करते थे या सामर्थ्य रखते थे। तो ये जो चीजें थी, यानी खबर को किस तरह से, अखबार को किस तरह से कथा में रूपांतरित कर देना, अखबार की खबरों को, जो समाचार आ रहे हैं। इसी नाते आप जब अमरकांत को देखेंगे, अमरकांत के यहाँ व्यक्ति भी है, परिवार भी है और समाज भी है, और तीनों में परस्पर आवाजाही है। और अगर आप देखिए, और जब मैं महसूस करता हूं तो व्यक्ति, परिवार और समाज तो है, लेकिन अमरकांत में परिवार ज्यादा है। अमरकांत की जो कथात्मक शिल्प है, उस शिल्प के भीतर परिवार की स्थितियां कहीं न कहीं आप दोपहर के भोजन से ले लीजिए, डिप्टी कलेक्टर ले लीजिए, आप उपन्यासों में सूखा पत्ता ले लीजिए, आप जो है ग्राम सेविका ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ज्यादातर परिवार के भीतर की जो बेचैनियां हैं, यानी पुरुष और स्त्री के बीच जो टकराव है, या जो विद्वेष है, या स्त्री की जो बेचैनी है, जो कई बार पुरुष से संबंध विच्छेद के लिए मजबूर करती है। तो इस तरह की जो पारिवारिकता है, और जब मैं ये कहा तो इसका मतलब है कि व्यक्ति समाज तो है ही, तो वो जो उनकी सामाजिकता, भारतीय समाज का ज्यादातर उनकी रचनाओं वह यथार्थ नजर आता है, जो परिवार के भीतर से निर्मित होता है और परिवार के भीतर निर्मित होकर के समाज में अवस्थित हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, तो जैसे कि आप देखेंगे कि वो, और इसीलिए उनमें प्रेम तत्व, जो प्रेम तत्व है, वो भी बहुत ही मूल्यवान है, और बगैर उसके अमरकांत को समझना एक तरह का थोड़ा कठिनाई है। अमरकांत स्वयं भी अपने संस्मरण में, अपनी आत्मकथा में इस बात को, दो बातों का बहुत गंभीरता से जिक्र करते हैं, जो उनकी रचनात्मकता के भी केंद्र में है। ये कहते हैं, मेरे मन में क्रांति की बात बुनियादी बात है। क्यों? क्योंकि इन्हीं हथियारों से जब लिख रहे थे तो 1942 का आंदोलन उनके सामने था, और ये मत समझिए कि इन्हीं हथियारों से जब लिख रहे थे, बहुत बाद में प्रकाशित हुआ, तो उसमें 1942 के से पहले सूखा पत्ता, जो 1959 में शायद आया था, 58 का जो उपन्यास था, पहला उपन्यास था, उसमें उस आंदोलन की हलक है और उसका पूरा के पूरा प्रभाव है। तो बलिया की क्रांतिकारिता, और क्रांतिकारिता में राष्ट्रीय स्वर बलिया से जो निकल रही, पूर्वांचल से पूर्विया स्वर, तो बेसिकली वो पूर्विया स्वर के महान कथाकार हैं अमरकांत। और जो पूर्विया स्वर के महान कथाकार मैं कहता हूं, तो उसमें ये जो पूर्वांचल की जो पारिवारिकता है, भारतीय समाज का जो यथार्थ है, वह ज्यादा। अब अमरकांत याद रखिए, अमरकांत जो नई कहानी के प्रमुख लोग थे, जिसको तथाकथित आप त्रयी कहते हैं, और जिसमें कि मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं, उनसे एकदम अलग हैं। वहां पर उच्च मध्य वर्ग, खाता पीता वर्ग ज्यादा, यानी शहर ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन शेखर जोशी के यहाँ, मार्कंडे के यहाँ और अमरकांत के यहाँ गांव दिखाई देगा, और इस गांव को पल्लवित पुष्पित होते ये सब रचनाकार देखना चाहते थे। इसी नाते राजेंद्र यादव ने चाहे जितनी कोशिश की होगी
त्रयी बना तो लिया, लेकिन जो रचनात्मक महत्व अमरकांत शेखर जोशी को मिला वह उन लोगों को नहीं मिला। आज राजेंद्र यादव नहीं है, मोहन राकेश भी नहीं है, लेकिन कहानी साहित्य को लेकर, कथा साहित्य को लेकर के, और इसीलिए आगे आने वाले समय में 80 के बाद से जब चर्चाएं शुरू हुई, खुद इलाहाबाद में ये सब चर्चाएं हुई, क्योंकि बड़ा मुझे याद आता है कि जिस समय में हम लोग वहां पर इलाहाबाद में थे, तो देखिए पूरा इलाहाबाद कथाकारों से भरा हुआ था। हमारे जो वरिष्ठ हुआ करते थे उनमें ज्यादातर कथाकार थे, कवि बहुत कम थे उस जमाने में, और हमारे जो समकालीन थे उसमें ज्यादातर कवि थे। तो ये अजीब स्थिति रही। वहां दूधनाथ थे, मार्कंडेय थे, रविंद्र कालिया थे, अमरकांत थे, शेखर जोशी थे, भैरव प्रसाद गुप्त थे, ये सब अपने समय के श्रेष्ठ कथाकार थे। लेकिन हम लोग जो समकालीन पीढ़ी थी, बद्रीनारायण थे, बोधिसत्व थे, अनिल कुमार सिंह थे, देवी प्रसाद मिश्र, ये सब कविता की ओर झुके हुए थे। तो लेकिन कि एक तरह का कथा और कविता के बीच में जो आवाजाही करने वाले थे वो केवल दूधनाथ सिंह थे, जो दोनों को सुनते थे, दोनों के बारे में बड़ी निर्मम टिप्पणियां भी करते थे। तो वो जो बाद में उन्होंने बाबरी मस्जिद पे एक बड़ा उपन्यास भी लिखा, हो तो अलग चीजें होती हैं। तो कुल मिला जुला करके ये चीजें हैं कि जब हम अमरकांत को याद करते हैं तो मुझे लगता है कि अमरकांत अपनी कहानियों में, ज्यादातर कहानियों में एक काउंटर स्पेस, वैकल्पिक स्थान की तलाश करते हैं, एक काउंटर स्पेस। और वह जो काउंटर स्पेस होता है, जो वैकल्पिक स्थान होता है, वह कहीं न कहीं वो उनके चरित्रों का भी जीवट होता है और उनके खुद के रचनाकार का भी एक अंतर्निहित सजग जीवन बोध बताता है, या वहां पर वह झांकता रहता है। अब सबसे बड़ी बात है कि अमरकांत से बात करते समय, उनसे सीखते समय एक बात तो बार बार समझ आती थी कि मनुष्य होने के दायित्व बोध के रचनाकार हैं। जब भी बात करें, सबसे अच्छा भी हो सकता है, ये बुराई हो सकती है, लेकिन और एक स्थिति कि अमरकांत जी जब करैली में रहते थे तो हम लोग तो मिलना जुलना हुआ, बाद में गोविंदपुर आगे एक लंबा समय बाद बहुत बीमार रहने लगे, उनका मूवमेंट्स बहुत कम हो गया। इलाहाबाद में मनोज जी उस समय में अमरकांत के यहाँ आना जाना मतलब बहुत कम लोगों का था, क्योंकि वह बीमारी की वजह से थोड़े से निष्क्रिय हो चले थे। लेकिन जब मिलते थे तो मनुष्य होने के दायित्व, कहते थे कि लेखक तुम तब तक नहीं हो सकते जब तक मनुष्य होने के दायित्व बोध से तुम खुद नहीं जुड़ोगे। ये कहाँ से आ रहा था? कि कहीं से वो उस जीवन मूल्य से आ रहा था जो जन पक्षधरता थी, जो प्रगतिशीलता थी, जो मानवीय मंगल की भावनाएं थी। और इसी नाते कहते थे कि एक बात की भी क्रांति, मैं समाज में क्रांति होते देखना चाहता हूँ। लेकिन कहते थे कि प्रेम को भी मैं उतना ही महत्व देता हूँ। तो कहते थे कि प्रेम को लोग रोमांटिक मानते हैं, लेकिन मैं उसे क्रांतिकारी कदम मानता हूँ। क्यों ऐसा कहते थे? वो इस बात को, यानी क्रांति तो पहले भी हो रही थी, लेकिन प्रेम के तत्व को जो आगे लेके बढ़े, क्योंकि समाज की जड़ता को वह जड़ से झकझोरना चाह रहे थे। यानी स्त्री की जो मुखरता थी, स्त्री की पक्षधरता थी, उस पर कोई आवाज नहीं थी, खासकर भारतीय समाज के भीतर। तो उस आवाज को मुखर करने के लिए उन प्रेम संबंधों के बीच से उठती हुई जो आवाज थी उसको वो सुनते थे और अपने कथा साहित्य में उसको दर्ज करने की वो कोशिश भी करते थे। और यही कारण है कि न केवल वे बौद्धिक उन्नयन के कथाकार हैं, बल्कि उनकी कथा को पढ़ करके आप खुद भी बौद्धिक उन्नयन से जुड़ सकते हैं, अपना बौद्धिक विस्तार कर सकते हैं। कि जैसे कहा जाता है महाभारत के बारे में कि महाभारत इस कारण से महान है कि न केवल महान है, बल्कि पढ़ करके भी आप खुद भी महान हो सकते हैं। ये जो महाकाव्य होते हैं, महाकाव्यों के बारे में ये जो कहा गया है, तो जो महाकाव्यात्मक औदात्य वाला मन अमरकांत के भीतर था, जो कि बहुत ही अपने परिवेश के प्रति एक जागृति पैदा करता है, और जब पाठक आपके रूप में आप उसे पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आपको वहां पर दिखाई देता है। उनकी आरंभिक रचनाओं में इंटरव्यू और सूखा पत्ता उपन्यास है, और इंटरव्यू कहानी पहली, अब दोनों पहली, एक पहली कहानी, दूसरा पहला उपन्यास है। मैं संक्षेप उसका, अब इंटरव्यू देखिए उस समय की बेचैनी क्या थी। इंटरव्यू है कि
वहां पर जो है ये 60 रुपए की मासिक नौकरी के लिए 600 या 300 लोगों की लाइन लगी हुई इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हो रहा है, बीच में इंटरव्यू हुआ, का इंटरव्यू संपन्न हो गया, सेलेक्ट कर लिए गए। ये इंटरव्यू की बातें कौन, क्या कोई खाता पीता समाज कर सकता है? आधार इंटरव्यू की चिंता क्यों हुई? क्योंकि अमरकांत अपने यूथ को संबोधित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जिस आजादी को लेकर के हमारे पिता ने, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, आजादी मिलने के बाद इंटरव्यू भी ऐसे ही होगी। और वहां से इंटरव्यू की जो प्रक्रिया शुरू हुई है 2025 तक चली आ रही है, किसी न किसी रूप में आरोप प्रत्यारोप के दायरे में आप देखिए, उसकी कुछ स्थितियां हमेशा हर युग में मौजूद रही हैं कि तय तो पहले ही हो चुका है, इंटरव्यू तो केवल एक औपचारिकता थी, लेकिन छोड़ते कहां पर हैं? वही जो प्रगतिशील मन उनका था, इनकलाब में छोड़ते हैं और सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो सबको जोड़ करके परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन तो बाद में होगा, पहले तो चेतना में परिवर्तन हो कि आप अपने हक के लिए आगे आने के लिए उत्सुक हो, आप लड़ें। अगर आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगी। तो वो जो संघर्ष की प्रेरणा देने वाले, संघर्ष के बड़े सूत्रधार रहे हैं अमरकांत। और यही देखिए एक लेखक की वास्तविक राजनीति होती है। एक लेखक अपनी रचनाओं में इसी तरह अपने को व्यक्त करता, अपनी राजनीति करता है। राजनीति का मतलब होता है भारतीय समाज के बदलने के, उसके रूपांतरण के सूत्र देता है, उसके संदर्भ विकसित करता है। इसी नाते तो मनोज जी कह रहे थे कि घटनाएं, बिल्कुल सही बात है कि उनके यहाँ घटनाएं हैं, पात्र हैं, लेकिन मुझे लगता है घटना पात्र वो एक बड़े संदर्भों के भी कथाकार हैं, संदर्भ चुनते हैं वो। और आप देखिए कि वो जो संदर्भ होता है वह एक वाक्य में, एक शब्द में कहीं नहीं दिखाई देता। कई बार एक वाक्य में वो संदर्भ दिखे और कहानी वहीं पर होती है, इसी तरह आप देखेंगे कि जो सूखा पत्ता है, अब सूखा पत्ता में देखिए ये तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें जो क्रांतिकारिक बात होती है कि अब 4 दोस्तों की कहानी सूखा पत्ता है, 4 दोस्त हैं उसमें, और उसमें देखिए 2 पक्ष, एक तो अब उनका जो कृपा शंकर कृष्ण और उर्मिला के प्रेम की कथा वो कह रहे हैं। कृष्ण, और यह प्रेम कौन है? यह सामान्य प्रेम नहीं है, ये उस जमाने में 59 में असाधारण प्रेम की कथा, क्योंकि अंतर जातीय प्रेम संबंध की बातें करते हैं जो कि शादी में रूपांतरित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सामाजिक जड़ता, समाज जिस तरह से ठहरा हुआ था, तो ऐसा तो अमरकांत उसमें एक तरह का कंकड़ मारते हैं, कंकड़ फेंकते हैं उस जड़ तत्व में, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ठीक है कि अब ये जो जाति समाज है, जड़ समाज है, रूढ़ समाज है, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके आगे कैसे बढ़ा जाए, ये इसका वो संकेत देते हैं। लेकिन ये जो पूरा स्वर होता है ये राष्ट्रीय आंदोलन के बीच में दिखाई देता है। और इसमें मजेदार ये होता है कि जब राष्ट्रीयता के संघर्ष होते हैं तो बहुत सारा वहां पर ये चोरी की कोशिश जैसे होता है कि भाई नुकसान पहुंचाने की, ताकि हम कुछ आर्थिक अपनी सबलता को इकट्ठा कर लें, तो उसमें कई बोरों की चोरी एक टीम करती है, 4 दोस्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसका ये है कि जब वो देखते हैं कि मेरे ही विचारों से कृपाशंकर नाम का एक चरित्र समाज में हस्तक्षेप करता और भारत की मनोदशा को, जो जड़ मनोस्थितियां उसको बदलना चाहता है, और मैं प्रेम में ही टूटा हुआ हूं। यह जो निष्कर्ष है ये बहुत ही गौरतलब है। कहते हैं कि मैं सूखा पत्ता हो गया, शीर्षक मैं सूखा पत्ता हो गया हूं, तो सूखा पत्ता होने से यानी एक ऐसा पत्ता, एक ऐसा पेड़ बनना चाहता हूं जिसकी जड़ें मजबूत आंधियों में भी न उखड़े। मेरा दोस्त कृपाशंकर तो उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वह आत्महत्या के बारे में, आत्म पलायन के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं, मैं अपने दायित्व से विरत हो रहा हूं। तो ये दायित्व के बोध
दायित्व के बोध को कराने नहीं, दायित्व बोध की कहानी बन जाती जब वह इस तरह की बातें करते हैं कि मैं सूखा पत्ता होने से इधर भटके उधर भटके। और सबसे बड़ी बात है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा मेरे महबूब, मुझसे पहले से मोहब्बत न मांगे। यही ध्वनि वहां भी है कि गम और भी है, प्रेम में विफल होकर के आत्महत्या की तलाश में जाना पलायन है, दीनता है, दैन्य है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज को बदलना है और बड़े मूल्य से हमें जुड़ना है। तो ये जो चीजें थी इनको लेकर के अमरकांत में ये सब सारे उनके तत्व हैं जिन पर की चर्चा विस्तार हो सकती है। उपन्यासों के डिकोड करने को यहाँ स्पेस नहीं है, बहुत समय नहीं है। इसके अलावा मैं 3 प्रमुख बातें पर अपनी बात करना चाहता हूँ, संक्षेप में उनके कोई संकेत करूंगा। एक तो इनके यहाँ अमरकांत के यहाँ स्त्री की आत्मनिर्भरता, स्त्री की आत्मनिर्भरता उनके यहाँ बहुत मूल्यवान है। और स्त्री की आत्मनिर्भरता की जब बातें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जैसे कि वो सूखा पत्ता से लेकर के आपके ग्राम सेविका, इस अर्थ में उनका जो ग्राम सेविका उपन्यास है वो बहुत ही मूल्यवान है। अब उसमें ग्राम सेविका है, गांव में जाती है, गांव को बदलने की बातें करती है, लेकिन उसमें प्रधान है, वो स्कूल खोलती है, स्कूल लोग चलने नहीं देते, बच्चों को पढ़ाने देते। और यथार्थ भारतीय समाज का यथार्थ कितना कारुणिक है, भारतीय समाज के कारुणिक यथार्थ में उन्होंने पिंच होया है। और ये है कि पढ़ने लिखने से लड़के लड़कियां बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए देखिए, अगर आपको अमरकांत को समझना हो तो 2 तत्व जरूर याद रखना पड़ेगा। वो कहते हैं गरीबी और दूसरी अशिक्षा। भारतीय समाज को गुलाम, सदियों से गुलाम बनाने के जो 2 प्रमुख आधार रहे हैं, एक अशिक्षा, दूसरी है गरीबी। उनके ज्यादातर रचनाओं में देखेंगे कि अशिक्षा और गरीबी, क्योंकि गुलामी के जो प्रमुख आधार हैं वो यही रहे हैं। और इसी नाते इस पर वो चोट करते हैं। तो जो ग्राम सेविका उपन्यास उनका है उसमें बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है। और बिशनपुर गांव को कैसे बदलने की कोशिश की जाती है, उस पर वह टिका हुआ उपन्यास है। और वह एक तरह का दमयंती, उसका एक मुखर चरित्र। तो दमयंती का जो चरित्र उन्होंने खड़ा किया है वो बड़ा ताकतवर चरित्र है, बड़ा ताकतवर चरित्र इस अर्थ में है कि सारे लोभ और मोह को, मान अपमान को सह करके वह ग्राम सेविका गांव की सेवा करने की कोशिश करती है और लड़कियों को शिक्षित करने की कोशिश करती है। तो ये जो स्त्री की, तो वो जानते थे कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के बगैर स्त्री को आजाद नहीं किया जा सकता। चाहे जो, और ये देखिए स्वर कहाँ का स्वर था, वही स्वर था जो उन्हीं के समय में अमरकांत समय में महादेवी श्रृंखला की कड़ियां में बोल रही थी, या दीप शिखा के गीतों में प्रकारांतर से जिस संकल्प और परिवर्तन की, पंथ हो रे दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह धिरागन, और होंगे नैन सूखे, दिल बुझे और पलक रूठे, आग चितवन में यहाँ सत विद्युतों ने दीप खेला। तो ये जो स्वर इलाहाबाद का स्वर था जिसके भीतर से वो बातें आ रही थी, अमरकांत उस स्वर को चिन्हते हैं, उस स्वर को पहचानते हैं। तो एक तो इस पर बहुत। दूसरी बात मैं कहना चाहते हैं यहाँ पर यह है विचार की प्रगतिशीलता, जो मैंने पहले ही कहा। उनको अगर समझना हो तो विचार के, मैंने कहा अमरकांत को के व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों के पक्ष कर रहे हैं, वैचारिक रूप से प्रगतिशील हैं। प्रगतिशीलता का मतलब यह है कि भविष्य की ताकत की पहचान करना, भविष्य में उभरने वाली सत्य, और वो वही ताकत है जिसको उसी समय में मुक्तिबोध पहचान रहे थे हिंदी कविता में, और अमरकांत हिंदी कथा में पहचान रहे थे। ये सब सारी चीज, वो जो दौर था 50-60 के दशक का दौर था, उस दौर जो आप देखेंगे तो बहुत एक कितना रोचक और कितना रोमांचकारी दौर है। कथा साहित्य में लेकर के, कविता में लेकर के, आलोचना में लेकर के, वही दौर था जब नामवर से हिंदी आलोचना में इसी के भीतर से अपनी आलोचना के सूत्र विकसित कर रहे थे। तो और मुझे खुशी है, गोरख जी ने आश्वासन दिया है कि इसी सभागार में कुछ महीने बाद नामवर सिंह पर भी एक बड़ा आयोजन करेंगे। और मैं प्राचार्य से अनुरोध करूंगा, यूपी कॉलेज के छात्र हैं, इसलिए उन पर इसलिए हक, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी भाग का दायित्व बनता है, वैसे यहाँ का भी दायित्व बनता है, उन्हें याद करें
अपने पूरा छात्र को याद करे। खैर, ये बातें प्रिंसिपल साहब उनके बीच की बातें हैं। तो ये चीजें मैं कहना चाहता था कि ये सब है। अब आप देखिए कि इसमें एक सामंती जो इसमें एक कहानी है विशाल, जिसमें हिंदुत्ववादी ये आपका ये कौन सी कहानी इसमें है, सेकेंड। अब जैसे देखिए, अब ये कहानी उसका बहुत वो नहीं, लेकिन कम्युनिस्ट कहानी है, नाम ही कम्युनिस्ट कहानी है, और नाम कम्युनिस्ट कहानी है। और 3 भाई हैं, एक गांधीवादी है, एक समाजवादी है, एक हिंदुत्ववादी है। लेकिन आप देखिए कि उसमें से एक भाई एक मजदूर भोलू की स्त्री सुनरी के साथ छेड़छाड़ करता है, और भोलू के पूछने जाता है कि मालिक ये नहीं करना चाहिए था, हम आपके प्रजा हैं, इस तरह का शोषण। और तीनों भाई आपस में लड़ते हैं। वो कहता है कि मैं गांधीवादी हूँ, कहता समाजवादी हूँ, कहता मैं हिंदुत्ववादी हूँ। तीनों आपस में घर में कलह होते हैं। लेकिन जब सुनरी के साथ न्याय करने की बात आती है तो तीनों मिल जाते हैं और उल्टा आरोप लगा देते हैं सुनरी पर, और भोलू उसके पति पर आरोप लगा देते हैं। और आरोप क्या है, पहले तो मारते हैं। गांव के जब लोग आते हैं कहते क्यों उस बेचारे को मार रहे, क्या आ कहते चोरी करने आ गया था, मैंने काम के लिए कहा, लगा गाली देने। जो भारतीय समाज की सामंती मनोवृत्ति है उसके बारे में 50 दशक में जो चीज हो रही थी, अंत में उसमें एक भाई कहता है कि जान दो ये सर्वा कम्युनिस्ट था, अर्थात गिव ए डॉग बैड नेम देन किल इट। जिस किसी को खारिज करना हो आप एक नाम दे दीजिए, काम खत्म हो गया। और आप देखिए पिछले 70 साल से यही चीज चल रही भारतीय समाज में। यानी कहने का आशय ये है कि बात उसके वाम दक्षिण ऊपर नीचे राइट लेफ्ट की नहीं है, बात है किस मूल्य की बातें वो कर रहा है। हक भाई कौन समाज कहेगा कि भाई इस तरह की छेड़छाड़, इस तरह का न्याय होना चाहिए, लेकिन है। तो अमरकांत जी इस बात को बहुत शिद्दत से इसको महसूस कर रहे थे। और आखिरी बात वो है भूख की सामाजिकता। मैं देखता हूं कि उनसे ज्यादातर उनकी जो कहानियां हैं उसमें भूख को बहुत ही, इस पर मनोज जी ने चर्चा की है बहुत अच्छे से, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन भूख की सामाजिकता का सबसे जो मूल्यवान कहानी है वह जो है दोपहर का भोजन है, जिसमें सिद्धेश्वरी और अपने बच्चों को, यानी रोटी का संकट है। रोटी का संकट है, कैसे रोटी मिले, क्योंकि पति नौकरी से निकाले जा चुके हैं, बेटा रामचंद्र प्रूफ रीडरी कर रहा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। समस्याएं बहुत जटिल हैं। और एक स्त्री की फिर भी उस दोपहर भोजन में जो विलक्षणता है तमाम कठिनाइयों के बीच एक स्त्री कि जरा देखिए कि भारतीय समाज जिस परिवार पर टिका हुआ है वह परिवार एक स्त्री पर कितनी गहराई से टिका हुआ है। और वह दर्द वो पुरुष नहीं जानते जो दर्द दमयंती को मिलता है। तो आखिर फिर एक सब रोटी दो रोटी बांट देती है, सब खाते चले जाते हैं। गुस्सा भी लगती है कि और उसी में जब पति के सामने रोटी जाती है तो रोटी खाई नहीं जाती, बहुत लिट्टा टाइप की हो चुकी होती, क्योंकि आटा तो था ही नहीं, किस तरह से बनाया गया उसको। तो देखिए जो हम लोग कह रहे थे, मनोज जी से बात में कर रहा था कि एक जो वाक्य होता है वो कहते हैं कि और दूर पड़ोस में ही चक्की की आवाज आ रही थी। वो जो गूंज उठती है कि रोटी का टुकड़ा निवाला निगल नहीं पा रहे हैं और उधर से आटे की चक्की की आवाज आ रही है। ये ऐसे क्लाइमेक्स इनके अधिकतर कहानियों में आपको मिलेंगे, कोई संदर्भ यहाँ बताने का नहीं कि ऐसे। इसी तरह से अंतिम एक रोटी बचती है, छोटा बेटा प्रमोद बिस्तर बैठा हुआ, मक्खियां भिनभिनार कहाँ साची है। अचानक जब रोटी जैसे टुकड़ा डालती है तो छोटे बेटे पर उसका ध्यान जाता है। तो भारतीय समाज को स्त्रियों ने किस तरह से बचा रखा है, इसकी भी रचनात्मकता के श्रेष्ठतम उदाहरण है अमरकांत। और फिर आधा टुकड़ा बच्चे के लिए रख देती है और आधा टुकड़ा खाते हुए पानी पी। तो ये जो भूख की जो सामाजिकता है, इसको लेकर के बहुत कुछ बातें हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। और आखिर में केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि अमरकांत अपनी रचनाओं में समर्पण नहीं संघर्ष के कथाकार हैं। उनके यहाँ नियत नहीं निर्माण प्रमुख है। वो नियत के विरोधी
और निर्माण के अनुशंसी रचनाकार निर्माण की अनुशंसा करते हैं, नियत के खिलाफ, उनकी ज्यादा कहानियां नियत के खिलाफ जाती हैं। और हमेशा अमरकांत के यहाँ आप देखेंगे कि व्यक्ति का संघर्ष और समूह का संगठन, ये दो तत्व बहुत मूल्यवान है उनके कथा साहित्य में। व्यक्ति का संघर्ष, उनका यहाँ व्यक्ति जो होता है, इंडिविजुअल होता है, वो संघर्ष करता है, और समूह हमेशा संगठन के दायरे में सोचता है। तो व्यक्ति का संघर्ष समूह के संगठन के दायरे में ही वह भारतीय समाज में सहभागिता का आवाहन करते हैं। तो संघर्ष और संगठन से मिल करके जो सहभागिता निर्मित होती है, वो साहित्यिक सहभागिता हो, सामाजिक सहभागिता हो, वो कहते हैं कि बगैर इसके कोई भी सहभागिता का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और यही वजह है कि अपनी सारी रचनाओं में अगर आप देखेंगे तो वह अपनी रचनाओं में एक हमेशा एक दूसरे अर्थ की तलाश करते हैं। और जब मैं दूसरा अर्थ कह रहा हूं तो पारंपरिक अर्थ को ध्वस्त करके हमेशा एक दूसरे अर्थ को उद्घाटित करते हैं। और इसका श्रेष्ठतम उदाहरण कबड्डी कहानी है, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। कबड्डी बहुत खराब है, भारतीय बड़ी पिछड़ा खेल है, कोई कबड्डी को इस जमाने में पसंद नहीं करता। यानी अमरकांत के जमाने में कबड्डी कोई पसंद नहीं कर रहा था, इस जमाने की बातें छोड़ दीजिए। लेकिन खुद अमरकांत का जो कथाकार, एक बात और है कि अमरकांत के ज्यादातर जो नायक हैं वो खुद प्रथम पुरुष में संबोधित करते हैं। मैं ये सोच रहा था, मैं इनसे मिल रहा था, वो कर रहा था। तो ये जो प्रथम पुरुष वाली बातें हैं, यानी अपने भोगे को बार बार वो दर्ज करना चाहते हैं। यद्यपि खुद सूखा पत्ता में यह संकेत मिलता है, जब वहां भूमिका में ही झूठ बोलते हैं, कहते हैं ये हमारे दोस्त की डायरी है। लेकिन लेखक झूठ बोलता ही है, लेखक अगर झूठ नहीं बोले तो पर का प्रवेश कैसे करेगा। डायरी उनकी थी, कह रहे हमारे मित्र की डायरी है, लिख रहे तो वही लोग मान लेंगे, हम लोग जानते डायरी तो उन्हीं की थी। एनीवे, तो जो कबड्डी कहानी कहते हैं भाई कि मैं तो देखा और आंधी आ रही है, कई लोग पानी आ गया, तूफान आ गया, और एक छप्पर के नीचे जितने कबड्डी वाले थे सब जो है इकट्ठा हो गए। आंधी आ रही थी, हिल रहा था, और सबने जो है हाथ लेकर के उस छान को, उस छप्पर को रोक लिया और सबकी जान बच गई। अमरकांत लिखते हैं कि आज मैंने जाना कि कबड्डी का क्या मूल्य है। तो आज मैंने जाना कि अमरकांत का क्या मूल्य है। धन्यवाद।